हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी की यूनिट 10 डिस्कस कर लिए हैं हमने, सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, एक दो लेक्चर बस बचे हैं और ये बुक हम पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है बिल्कुल ना भूलें। एमपीपीएससी की और कुछ यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 9 हमने कंप्लीट करा चुके हैं प्री वाली, तो उसको भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया था? 2010 में एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो जब ये एक अधिनियम, एक एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो यह कैसा निकाय हो जाता है? यह सांविधिक निकाय हो जाता है। फ्रेंड्स, याद रखना है, अधिनियम के माध्यम से की गई थी तो यह एक सांविधिक निकाय है, वह स्वतंत्र निकाय भी है। ये एक स्वतंत्र निकाय भी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। तो ये दोनों भी याद रख सकते हैं। तो अधिनियम के माध्यम से की गई थी, तो ये समझ में आया आपको। तो इसकी अधिनियम कौन सा था? 2010 के अधिनियम के माध्यम से तारीख आती है पेपर में, 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो ये तारीख याद रखना है, 18 और अक्टूबर और 2010 को की गई थी। तो ये याद रखना है। ये लोगो दिया हुआ है इसका, देखिए आप इसको देख सकते हैं। तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए। और एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। तो विश्व का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। तो ये विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने एनजीटी की स्थापना के साथ एक पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला, कि पर्यावरण के प्रति न्याय करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। पहला देश कौन सा था? पहला देश ऑस्ट्रेलिया ऐसा था जिसने ये किया था, और दूसरे नंबर में न्यूजीलैंड देश ने ऐसे कुछ संस्थान की स्थापना कर अपने देश में पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना कर चुके हैं। तो भारत कौन से नंबर का है? तीसरा। पहला कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया पहला है, दूसरा है न्यूजीलैंड। तो भारत का स्थान है तीसरा। तो ये दोनों का नाम भी याद रखना है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, और भारत का नंबर लगता है तीसरे नंबर में ऐसा देश है जो स्थापना कर है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, पर्यावरण न्यायाधिकरण के संबंधित, तो समझ में आया। अब बात करते देखिए आगे, एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या बन जाता है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधित मुद्दों को तेजी से निपटारा करना। तो पर्यावरण संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। तो अपने अदालतों में पहले से ही इतना ज्यादा बोझ है, तो वो बोझ को कम करने के लिए अलग से एक एनजीटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को तेजी से निपटारा कर सके। काहे कि पहले से जो अदालतें हमारे यहाँ है वहां पे तो खुद ही इतना ज्यादा बोझ है, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको समझ में आया इफेक्ट, बहुत आसान है समझना है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एनजीटी का जब स्थापना हुई है तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? नई दिल्ली में। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय है चार क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, यानी 4, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय पीठ या फिर क्षेत्रीय पीठ बनाई गई है 4। तो चारों का नाम याद रखना है, चारों पूछी जा सकती है। तो देखिए, इसकी एक पीठ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल में है तो स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है। तो एक पीठ इसकी ये है। दूसरी पीठ बना है कोलकाता में। 4 ही पीठ है तो 4 दूसरी पीठ है कोलकाता में। तीसरी है पुणे में भी एक पीठ बना दी गई इसकी। और चौथी पीठ या चौथा क्षेत्रीय कार्यालय है चेन्नई में। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हेडक्वार्टर कहां पर? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कहां पे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखना है, चारों नाम याद रखना है, भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई।
4 जगह है इसका क्षेत्रीय कार्यालय। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, याद रखना है। देखिए इसकी संरचना कैसी बनाई गई है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, तो ये तो आप याद रखना ही रखना है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। तो कम से कम 10 होगा बोला है यहां पे, और अधिकतम 20, तो ये याद रखना है, कम से कम 10 और अधिकतम 20। ये समझ में आएगा, समझ में आ गया। पूर्णकालीन सदस्य होंगे, और सदस्य भी 2 टाइप के होंगे। एक होगा न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य कहां से आएंगे इसमें? एक तो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, दूसरा हाई कोर्ट से आएंगे। और न्यायिक सदस्य उन्हें ही बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर चुके हो या कर रहे हो। तो समझ में आ गया। दूसरे एजुकेशन सदस्य आएंगे, यानी विशेषज्ञ सदस्य आएंगे जो एजुकेशन से आएंगे। विशेषज्ञ यानी उनके बारे में उनको नॉलेज हो, पढ़े लिखे हो, उनसे रिलेटेड कोर्स किया हो। तो विशेषज्ञ सदस्य कहाँ से आएंगे फ्रेंड्स? एक तो एजुकेशन से आएंगे, एजुकेशन से आएंगे। दूसरा प्रशासन की तरफ से आएंगे। प्रशासन जैसे कोई कलेक्टर हो या प्रशासन की नौकरी कर चुका हो, प्रशासन में नौकरी कर चुका हो, प्रशासन में काम कर चुका हो। कम से कम एजुकेशन में उसको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और इसमें 5 वर्ष का। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। विशेषज्ञ होना चाहिए पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण में PhD किया हो, या पर्यावरण से संबंधित उनको जानकारी हो, या पर्यावरण विभाग में कहीं नौकरी किया हो। तो ये सब रिलेटेड है। तो ये समझ में आया क्या? एक अध्यक्ष होगा, अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होंगे। 2 प्रकार के सदस्य हैं इसमें, एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे। तो ये फैक्ट को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कार्यकाल और पदमुक्ति की। तो इनका कार्यकाल कैसा होएगा और इनकी पदमुक्त ये कैसे होंगे, इनके बारे में यहां बात करना है। तो देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो बहुत आसान है, इसको याद रख लेना है। अध्यक्ष एवं सदस्यों कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 साल के लिए बन सकते हैं बस। कार्यकाल 5 वर्ष, अध्यक्ष का भी और सदस्य का भी। किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक बार 5 साल के लिए कोई अध्यक्ष बन गया या सदस्य बन गया तो उसको फिर से दूसरे टर्म के लिए नहीं बनाया जा सकता। ये बात कही गई है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, फिर से नहीं बना सकते, इतना याद रखना है। एक बार बन गया बस। दूसरा, पदमुक्त के बाद अध्यक्ष एवं सदस्य कहीं अन्यत्र नियोजन के पात्र नहीं होंगे। तो या तो आप अगर अध्यक्ष और सदस्य इसमें जो बनते हैं, वो बनने के बाद कहीं और आप कुछ नहीं कर सकते, नियोजन के पात्र नहीं होंगे, और बनने के बाद भी कहीं आप नौकरी या कुछ रिलेटेड काम उससे नहीं कर सकते। ये बात कही गई है, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। पदमुक्त के बाद अध्यक्ष सदस्य कहीं अन्यत्र नियोजन के पात्र नहीं होंगे, इसको याद रखना है। तो ये दोनों कार्यकाल, ये और ये 3 चीज यहां से याद रखना है। अब बात करते हैं एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। क्या क्या शक्तियां दी गई है उनको और क्या क्या अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में यहां पे देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का न्याय क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत है। यहां उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। तो जिसमें डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से पर्यावरण शामिल हो, उन सभी मामलों की जांच या सुनवाई ये कर सकता है। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार को लागू करना भी शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। समझ में आया क्या कहा गया है? बहुत आसान है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखें और फिर आपके पास जो भी बुक है या जो भी आपके पास मटेरियल है उससे तैयारी करें, उससे पढ़ें, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर देखने पे सिर्फ आपको आसानी जा सकती है, जल्दी से समझने में कोई चीज़ को, बस। बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही।
बात करते हैं, यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास एक अपीली क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। तो इसके पास खुद का एक अपीली क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। तो याद रखना ये एक वैधानिक निकाय होने के कारण। उसके बाद देखिए नागरिक प्रक्रिया संहिता। नागरिक प्रक्रिया संहिता ये जो होती है ये भारत का सिविल प्रक्रिया संबंधित कानून है। ये भारत का सिविल प्रक्रिया संबंधित कानून है जो 1908 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखनीय न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए किसी भी उद्देश्य से निर्णय अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। तो ये समझ में आया कि यहाँ से किसी भी आदेश निर्णय अधिनिर्णय को देते समय आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास निवारक प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अब बात करते हैं, देखिए एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश निर्णय अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। तो न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित प्रमुख कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो जो एनजीटी है वो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो इतने कानूनों के तहत, तो ये इतने कानून दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखना है। यहां से सन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब कौन से इसमें आया। सबसे पहले बात करेंगे हम जैसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। उसके पहले देखिए ये है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 1974 में अधिनियमित किया गया था इसे, और इसमें 1988 में संशोधन भी किया गया है। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कब आया, ये एक्ट कब आया था। तो ये जल प्रदूषण नियंत्रण और अधिनियम 74 में आया था, याद रखना है। एक और इसी टाइप का अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 77 में आया था। तो ये क्या था, ये भी उसी टाइप का है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है। यह जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। तो ये एक अधिनियम है जो 1977 में आया था। तो दो याद हो गए आपको, एक 74 में आया, एक 77 में। उसके बाद देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो एक वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन क्षेत्र में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय, इसमें एक प्रकार का वनों की कटाई को सीमित करने, जैविक विविधता के संरक्षण और वन्य जीव को बचाने का लक्ष्य रखा गया था इस अधिनियम में। 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु से रिलेटेड है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है इसमें। तो ये कब आया था, ये 1981 में आया था। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया था। इसके बाद देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002, तो इसमें क्या था, राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके प्रभुत्व अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है ये। तो याद रखना ये भी। तो ये इतने अधिनियम के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है एनजीटी। तो ये याद रखना है, ये पूरे पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण
उपकर अधिनियम 77, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये इसकी कुछ एनजीटी के शक्तियां और अधिकार क्षेत्र दिए हुए हैं, तो ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। अब आगे चलते देखिए, परीक्षा विषय से एक बात की गई है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री लोकेश सिंह पंठा थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंठा, इनका नाम डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखना है आपको, लोकेश्वर सिंह पंठा। एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल वर्तमान एनजीटी के अध्यक्ष हैं। तो ये पहले और वर्तमान के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल। अब बात करते हैं आगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग के अंतर्गत 12 जुलाई 2005 को किया गया था। तो 12 जुलाई 2005 को, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासकीय संस्था है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन करना इसका काम है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन करना इसका काम है। पर्यटन नीति बनाना, सभी दायित्वों का निर्वहन करना, पर्यटन क्षेत्र में निगरानी, निवेश और आकर्षण बनाना, निवेशों को नीति के अनुसार अनुदान एवं सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब काम है इसके, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, 12 जुलाई 2005 को किया गया था। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का संक्षिप्त सार देख लेते हैं। ये संक्षिप्त सार जो हमने पढ़े, वहां से जो सार निकल के आया उस सार को डायरेक्ट देखेंगे। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 18 अक्टूबर 2010। तो आपको ये तारीख याद रख लेना, इसकी स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया था। इस अधिनियम के माध्यम से 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। यह निकाय कैसा है, तो यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्यों है, क्योंकि एक अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो यह एक सांविधिक निकाय और एक स्वतंत्र निकाय भी है, तो याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में बनाया गया है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, एक भोपाल में, कोलकाता में, चेन्नई में और पुणे में। तो 4 जगह इसका क्षेत्रीय कार्यालय है भारत में, तो याद रखना है चारों जगह का नाम, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। संरचना कैसी है, तो एक अध्यक्ष होगा और इसमें 2 प्रकार के सदस्यों की बात की गई है, एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य। तो ये समझ में आया। मैंने बताया था न्यायिक सदस्य कहां से आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, और विशेषज्ञ सदस्य प्रशासनिक सेवा से और एजुकेशन से। तो ये समझ में आया। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का रखा गया है। तो एनजीटी के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का है, याद रखना है। पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, तो फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। एक बार अध्यक्ष बनने के बाद या सदस्य बनने के बाद पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, ये याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकेश्वर सिंह पंथा, याद रखना है। वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति बात करते हैं, तो देखो इनकी नियुक्ति कौन करती है, क्वेश्चन आ सकता है केंद्र सरकार द्वारा। समझ में आया। कभी पूछेगा एनजीटी का गठन किसने किया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा उसका गठन किया गया था। नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तो देखो केंद्र सरकार तो करती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाती है। जो न्यायिक सदस्य होंगे और विशेषज्ञ सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई चयन समिति के हिसाब से की जाती है। तो चयन समिति द्वारा न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति यहां से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया होगा आपको। तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई चयन समिति द्वारा की जाती है। सदस्य संख्या, तो मैंने बात किया था, इसमें एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य
के लिए पृथक पृथक होंगे। तो ये याद रखना है। समझ में आया? संरचना कैसी है, सदस्य संख्या कैसी है, तो ये बिल्कुल ये पूछी जा सकती है, इसको याद रखना है आपको। त्याग पत्र किसको देंगे ये? तो केंद्र सरकार को संबोधित त्याग पत्र द्वारा। तो केंद्र सरकार को त्याग पत्र दे के हट सकते हैं या केंद्र सरकार उनको चाहे तो हटा सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण संबंधित कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो इनको देखना है, क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो देखिए कुछ फैक्ट। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। पहला देश ऑस्ट्रेलिया था, वह दूसरा देश न्यूजीलैंड था। तो क्रम भी याद रखना है, पहला कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान तीसरा है पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला। एनजीटी को पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है। यह इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एनजीटी को किसकी संज्ञा दी गई है? पर्यावरण अदालत की संज्ञा प्रदान की गई है। अधिकरण आवेदन व अपीलों के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उसके निपटान का प्रयास करता है। तो ये उसका उद्देश्य है, ये एनजीटी का उद्देश्य है फ्रेंड। ये उद्देश्य है एनजीटी का, पर्यावरण मामलों का त्वरित निपटारण करना 6 माह के अंदर। ये आपको याद रखना है, पर्यावरण मामलों का त्वरित निपटारण करना 6 माह के अंदर। और पर्यावरण न्यायालय ये कैसा न्याय प्रस्तुत करता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो एनजीटी जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपने फैसले देता है। तो ये अपने फैसले किस आधार पर सुनाता है? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपने फैसले सुनाता है। तो ये याद रखना है, 6 माह के अंदर निपटाने का प्रयास करता है ना। तो ये उसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटारण 6 माह के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या बचा है। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, किस अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, जो एनजीटी के हिसाब से है, पर्यावरण के हिसाब से लिख रखा है संविधान में। तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है इसके? सबसे पहले एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसमें जीवन का अधिकार देता है। जीवन का अधिकार मिला हुआ है संविधान के हिसाब से कि आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 इसका आधार है, इसको आधार प्रदान करता है। एनजीटी को आधार प्रदान करता है अनुच्छेद 21। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनुच्छेद 21 जो है एनजीटी को आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में यह लिख रखा है जीवन जीने का अधिकार। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 323 के बी में, अनुच्छेद 323 के बी में संसद को श्रम विवाद, जो लेबर से रिलेटेड विवाद होते हैं, श्रम विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो एक विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, एक शक्ति प्रदान करता है कि आप विधि बना सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। तो समझ में आया किस अनुच्छेद में लिख रखा है? डायरेक्ट आएगा ये अनुच्छेद 323 के बी। संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 323 का बी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है ये, 1976 के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार के लिए पर्यावरण को संरक्षण तथा बढ़ावा देने अनिवार्य कर दिया गया था। तो पर्यावरण का संरक्षण करेगा और बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इनसे याद रखना है। एक अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 का ए। तो राज्य पर्यावरण के संरक्षण, देखो याद रखना है, राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 48A में लिख रखा है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार करे, देश के वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये याद रखना है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। नीति निर्देश तत्व में दिए गए हैं, राज्य को यह निर्देश दिए गए हैं
कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश में वन जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के ए में लिख रखा है, तो यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य में एक अनुच्छेद मिलेगा 51 का ए। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51 का ए में तो देखो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो 11 में से 7वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, 11 में से जो 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, उसमें यह लिख रखा है नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण, सुधार व जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। यह कर्तव्य होगा नागरिकों का। तो अनुच्छेद 51 का ए जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 7वें नंबर के मौलिक कर्तव्य में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, ये नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 का ए। तो ये इतने अनुच्छेद मिलते हैं। कौन सा बताया मैंने? अनुच्छेद 21 याद रखना है। अनुच्छेद 323 का बी, 42वां संविधान संशोधन 1976, अनुच्छेद 48 का ए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 का ए। इन सब अनुच्छेद में पर्यावरण से संबंधित बातें लिख रखा है या कही गई है। पर्यावरण की जागरूकता के लिए पर्यावरण के प्रति अनुच्छेद मिले हैं हमको। तो ये पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संविधान के हिसाब से संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ है, तो ये याद रखना है। तो उसके बाद और देखते हैं, तो आपको एनजीटी से समझ में आया, इतने कुछ इंपॉर्टेंट था एनजीटी के हिसाब से। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। अब बात करेंगे हम एनजीटी के कार्य की। तो ये आपको समझ में आया यहाँ से, इसका जो संक्षिप्त सार था। तो एनजीटी के कार्य की, तो इसके क्या क्या कार्य इन्हें सौंपे गए हैं। तो देखिए, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे का प्रभावी और जल्दी निराकरण करना भी इसका काम है। जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण करना, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना भी इसका काम बन जाता है। और पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना, पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना भी इसका काम है। किसी नागरिकों के अधिकार के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना भी इसका काम है। किसी नागरिकों के अधिकार के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया भी कराना इसका काम है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जागरूकता का प्रसार करना, ये भी इसका काम है। देश के आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराने का प्रयास करना भी एनजीटी का काम है। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी इसका काम है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये है एनजीटी से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसा भी मैंने हो सके तो समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझना है इसको, क्योंकि हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन का मुख्य स्रोत भी पर्यावरण ही है, क्योंकि हम पर्यावरण से भोजन, पानी, हवा प्राप्त करते हैं। वास्तव में पर्यावरण हमारा संतुलन बनाए रखता है, जहां हम हर पल सांस लेते हैं और जीते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन की गुणवत्ता भी हमारे पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। तो उसी के लिए एनजीटी का गठन किया गया था। तो आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, एनजीटी से इतना ही। अब एक लेक्चर बचा इसके बाद का, उसको हम खाद्य संरक्षण आयोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।